बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के दूसरे अध्याय रेखाएं और कोण, इसमें आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। इस अध्याय के पहले 2 पार्ट के जो वीडियो लेसन्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पिछले वीडियो लेसन में हमने कोणों की तुलना करने के लिए अध्यारोपण यानी कि सुपर इम्पोजिशन विधि का प्रयोग करना सीखा था, जिसमें हम एक कोण को दूसरे कोण के ऊपर में रख करके उसके शीर्षों को मिला करके और उसके आधार को मिलाने के बाद कंपेयर करते थे कि उनमें से कौन सा कोण बड़ा है। आज के इस वीडियो लेसन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना, यानी कि विदाउट सुपर इम्पोजिशन मेथड के हम कैसे 2 कोणों को कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे आकृति 2.10 को ध्यान से देखें। यहाँ पे 2 सारस हैं और उन्होंने अपनी चोंच को खोल रखा है जिससे कोण का निर्माण हो रहा है। दोनों सारस बहस कर रहे हैं कि वे अपनी चोंच अधिक खोल सकते हैं, अर्थात कौन अधिक बड़ा कोण बनाएगा। हम यह पता कैसे लगा सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है? तो इसे पता करने के लिए एक तो तरीका ये था कि अध्यारोपण के थ्रू हम कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे देखिए एक मेथड है जिसके लिए हम एक वृत्ताकार पारदर्शी कागज़ लें, जो कि ट्रेसिंग पेपर हो सकता है, या फिर आप चाहें तो कागज़ पर अगर हम तेल लगा दें तो वो भी जो है आंशिक रूप से पारदर्शी हो जाता है। क्या हम इसका प्रयोग यह जानने के लिए कर सकते हैं कि कोण जो है कि यह कोण दूसरे सारस द्वारा बनाए गए कोण से बड़ा है या समान है या छोटा है? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। आइए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहा भी जा रहा है कि क्या अब आप बता सकते हैं कि सारस का कौन सा कोण बड़ा है? यदि आप एक पारदर्शी कागज़ से वृत्त काट सकते हैं तो इस विधि का प्रयोग करके आकृति 2.10 में दिए गए कोणों की तुलना कीजिए। इसके लिए मैंने जुगाड़ करके क्या किया, एक वृत्ताकार कागज़ को काट लिया है और इस पर हमने जो है तेल, जो कुकिंग ऑयल होता है, उसे अप्लाई कर लिया है घर में ही। और अब हम सबसे पहले इस सारस को देखते हैं। सारस जो पहला सारस है उसके द्वारा जो बनाए गए कोण है इसको देखते हैं और यहाँ पे हम इसे अंकित भी करेंगे। जैसे देखिए ये कोण का जो है शीर्ष है यहाँ पे, है ना। पहले सारस का जो चोंच है उसमें शीर्ष यहाँ पे है और एक बिंदु जो है यहाँ पे है कोण का, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे है। ये पहले सारस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से घुमाएंगे और अब हम इस बिंदु को इस सारस द्वारा बनाए गए कोण पे रखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शीर्ष को हमने शीर्ष पे ही रखा है और ये जो है यहाँ पे बन रहा है। इसका जो एंगल है यहाँ आ रहा है एक, ठीक है, और एक यहाँ आ रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पहले सारस का जो एंगल था वो यहाँ तक था, यहाँ से पूरा यहाँ तक था, और जो दूसरे सारस का जो एंगल बन रहा है वो जो है यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि थोड़ा सा कम रह पा रहा है। यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि दूसरे सारस के चोंच द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो छोटा है। देखिए पहले सारस का यहाँ से यहाँ तक था, है ना, और दूसरे सारस का देखिए, क्योंकि हमने शीर्ष को शीर्ष के ऊपर ही रखा है तो दूसरे सारस का यहाँ से स्टार्ट होकर सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पा रहा है, जो कि पहले सारस के द्वारा बनाए गए कोण से क्या है, छोटा है। तो इस तरह से जो है आप कंपेयर कर सकते हैं। और आगे हम घूर्णन भुजाएं बनाना सीखेंगे। हाउ टू मेक रोटेटिंग आर्म्स। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कागज़ के 2 पाइप या स्ट्रॉ और एक क्लिप का उपयोग करते हुए निम्नलिखित चरणों से घूर्णन भुजाएं बनाना है। अगर आपके पास स्ट्रॉ घर में अवेलेबल है, जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, इस तरह का जो होता है, और या नहीं तो आप कागज़ को फोल्ड करके खुद से स्ट्रॉ बना सकते हैं। मान लिया जाए आपके पास ये कागज़ का टुकड़ा है, आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा
ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा गोंद या उबला हुआ जो राइस होता है, चावल होता है, उसकी मदद से भी आप ऐसे करके इसको स्ट्रॉ को बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह का ऑलरेडी 2 बना लिया है स्ट्रॉ। और एक क्लिप होना चाहिए आपके पास, अगर आपके घर पे ये अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी इस तरह का, मैंने एक एल्युमिनियम का यहाँ पे कुछ तार जैसा है तो मैंने इसे ले लिया क्योंकि मेरे पास ये क्लिप फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों की मदद से हम किस तरह से जो है घूर्णन भुजाएं बना सकते हैं। तो सबसे पहले है कि कागज़ के 2 पाइप और एक क्लिप लीजिए जो हमने ले लिया है। उसके बाद है पाइपों को क्लिप की भुजाओं में डालिए। तो इस तरह से मैंने क्लिप को बना लिया है। पहला पाइप को हम इसमें इस तरह से डालते हैं, ठीक है। और अब हम पहला पाइप को इसमें इस तरह से डाल देते हैं और अब हम दूसरे पाइप को इसमें डालते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये हो चुका है। तो इस तरह से हमने जो है इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में जो था उसको कर लिया है। आगे है आपकी घूर्णन जो भुजा है वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। देखिए, इससे हम चाहें तो बड़ा छोटा जैसा चाहें वैसा एंगल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 2-3 सेट बना लें, ठीक है। घूर्णन भुजाओं का 2-3 सेट बना लें। उसमें से किसी को थोड़ा छोटा, किसी को थोड़ा उससे ज़्यादा फैला दें, किसी को और ज़्यादा फैला दें। इस तरह से आप 3-4 सेट बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई रद्दी जो गत्ता हो, कागज़ हो, या फिर कॉपी का जो पुराना जो नोटबुक हो उसका कवर हो, इस तरह का कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। और उसमें आपको इस तरह का एक एंगल बना देना है। आप पहले इसे जो है पेंसिल से इस तरह का एक मार्क कर लें और सावधानी पूर्वक इसे कैंची से काट लें। तो इस प्रकार गत्ते पे जो कोण बन के आएगा, जो गैप यहाँ पे रहेगा कटा हुआ, इसको हम झिर्री कोण कहेंगे, स्लिट एंगल। तो इस तरह हम पाएंगे कि यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकता है। एक तो ये जो झिर्री कोण होगा, जो गत्ते पे बना हुआ कोण होगा, वो भुजा कोण से बड़ा है। देखिए यहाँ पे ये झिर्री कोण यहाँ तक है और इसमें जो भुजा कोण है यहीं तक आ रहा है, तो ये झिर्री से होकर नहीं गुजरेगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि झिर्री का जो कोण है वो भुजा कोण से छोटा हो सकता है। भुजा कोण यहाँ तक आ रहा है और झिर्री का कोण यहाँ तक है, तो ये भी इससे होकर नहीं गुजरेगा। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों कोण की माप बराबर हो, तो दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएगा। आइए इसे हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हमने जो है गत्ते में एक एंगल बना लिया है। यहाँ पे हमने कैंची से काट दिया है, गैप बना लिया है, तो ये एक एंगल है। पहली स्थिति क्या हो सकती है कि ये जो हमारा झिर्री कोण है ये भुजा कोण से बड़ा हो सकता है। तो आइए इसे देखने के लिए सबसे पहले झिर्री कोण के ऊपर में हम एक भुजा कोण को रखते हैं जो इस प्रकार है। इसके शीर्ष को इसके शीर्ष पे और एक भुजा को इसकी नीचे वाली भुजा पे हमने रखा। दूसरी भुजा को आप देख सकते हैं ये झिर्री कोण से क्या है, छोटा होने के कारण इससे पहले ही यहाँ पे ही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है झिर्री कोण से क्या है, छोटा है, ये देख सकते हैं आप। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये जो झिर्री कोण है वो भुजा कोण से छोटा हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, झिर्री कोण पे ये भुजा कोण को लेकर आते हैं। ये देखिए इसमें हमने क्या किया, एक भुजा को एक भुजा के ऊपर और शीर्ष को शीर्ष के ऊपर रखा। अभी ये जो देखिए भुजा कोण है ये झिर्री कोण से क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो गत्ते पे बना कोण है वो छोटा है और हमारा भुजा कोण क्या है, बड़ा है। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों ही कोण क्या हो, बराबर हो सकते हैं। पहले तो इसे करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसके शीर्ष को शीर्ष पे रख देते हैं, पहली भुजा पे पहली भुजा, और देखिए यहाँ पे दूसरी भुजा के ऊपर भी जो है ये पूरी तरह से फिट आ जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल यहाँ पे जो फॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो गत्ते के द्वारा हो या फिर जो भुजा कोण जो घूर्णन के तौर पे हमने बनाए हैं, ये दोनों ही कोण यहाँ पे बराबर होने के कारण एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, ढक ले रहे हैं। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया है। और आगे यहाँ पे एक दिया है चुनौती, इस कोण को घटाना। मान लिया जाए इस तरह से हमारे पास एक एंगल है, इसकी भुजाओं की लंबाई यहाँ तक है। अगर मैं इस
कोण के भुजा को अगर काट के छोटा कर दूं, इस तरह से कर दूं, ठीक है, तो क्या कोण छोटा बड़ा हो जाएगा? नहीं, कोण वैसा ही रहेगा, कोण की जो मेज़र है उतना ही होगी। भुजा को अगर हम बढ़ा दें या घटा दें, इससे कोण पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोण की जो घुमाव है उतनी ही रहेगी, कोण का जो घुमाव है वो उतना ही रहता है। और आगे हम कुछ विशेष प्रकार के कोणों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेसन में हमने विद्या को अपने पाठ्य पुस्तक की कवर को खोलते हुए देखा था और विभिन्न प्रकार के कोणों को बनते हुए भी देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है, यहाँ पे ये इस प्रकार से घूर्णन कंप्लीट हो चुका है। और जब हम पाठ्य पुस्तक को किसी टेबल पर इस तरह से रखते हैं तो ये बिल्कुल इस स्थिति में आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो इसका भुजा है वो ये है और दूसरी भुजा जो है वो ये है, और यहाँ पे इसका जो है वर्टेक्स यानी कि शीर्ष होता है। इस प्रकार जो है एक सरल रेखा का निर्माण होता है। इस स्थिति में भुजाओं के बीच बने कोण का अवलोकन करने पर हमें एक सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल प्राप्त होता है, जो कि ठीक इस प्रकार की होती है। ये पूर्ण कोण यानी कि जिसमें 360 डिग्री का एक पूरा राउंड घूर्णन हो, उसका आधा होता है। सरल कोण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। सरल कोण को हम रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, इसमें कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बनाती हैं। यहाँ पे O बिंदु जो है इसका शीर्ष है, पहली किरण OB है और ये यहाँ से घूमते हुए इस तरह से अब OA तक पहुँच चुकी है। इस प्रकार ये दोनों किरणें जो हैं OB और OA एक सरल रेखा का निर्माण कर रही हैं, अतः यह एक सरल कोण है। और आगे है कि एक सरल कोण AOB लीजिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे AOB आकृति 2.11 में एक सरल कोण है। अवलोकन कीजिए कि कोई भी किरण OC उस कोण को दो कोणों यानी कि यहाँ से अगर कोई हम किरण ले लें यहाँ पे C, O से लेकर C तक, तो ये क्या करेगी, इसे दो कोणों में बांट देगी। एक हो जाएगा AOC और एक हो जाएगा COB, जिसे हम अगले पेज पे देखते हैं। पिछले पेज में हमारे पास एक सरल कोण था जो कि था AOB। यहाँ पे शीर्ष O से हमने एक किरण OC ले लिया जो कि इस सरल कोण को दो कोणों में विभाजित करता है। एक कोण हो जाता है AOC, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसे अलग अलग दिखाया जा रहा है। यहाँ पे AOC ये वाला भाग है और दूसरा है COB जो कि ये वाला एंगल बन रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल जो है ये बराबर नहीं है। हालांकि जब हम इन दोनों कोणों को मेज़र करके जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग 180 डिग्री ज़रूर आएगा। आगे हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब दोनों कोण समान आकार के हों तो किरण OC को इस तरह बनाना संभव है? नहीं। अगर हमें 180 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटना है तो हमारा दोनों कोण कितना कितना का होना चाहिए? 90-90 डिग्री का होना चाहिए, जिसमें हमारा OC जो है बिल्कुल यहाँ पे सीध में आएगा, बिल्कुल सीधा होगा, 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ आएगा। तो यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा और इस तरह से 90-90 जो है 180 डिग्री हो जाएगा। इसका पता करने के लिए यहाँ पे फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है। इस समस्या को कागज़ के एक टुकड़े का प्रयोग करके हल करने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए कि जब कागज़ पर एक क्रीज बनाई जाती है तो उसमें एक सीधे मोड़ का निशान यानी कि क्रीज बनता है। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए ये एक क्रीज है, ये एक सीधा रेखा है, तो ये एक सरल रेखा है, यानी कि ये सरल कोण बना रहा है। यहाँ पे AOB क्या है? एक सरल रेखा बना रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक आयताकार कागज़ लेना है जो कि इस प्रकार का हो। चलिए मैंने भी एक आयताकार कागज़ यहाँ पे ले लिया है और इसकी एक भुजा पर सरल कोण AOB अंकित कीजिए। तो यहाँ पे जो है देखिए एक सरल कोण इस भुजा पे हम ले लेते हैं AOB, ये एक सरल कोण है, ठीक है, अंकित कर दिया हमने।
कागज़ को इस प्रकार मोड़िए कि वह घुमाव बिंदु O से गुजरता है। यहाँ से होते हुए कागज़ को दो हिस्से में फोल्ड कर देना है और A और B को दो समान कोनों में विभाजित करता हो। इसके लिए हम इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए O बिंदु पर यहाँ पे जो है इसको मोड़ देना है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे A और B हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे O बिंदु को लेते हुए इस तरह से देखिए, अब इसको हमें फोल्ड करना है बराबर बराबर। देखिए इस तरह से हमने इसे जो है फोल्ड कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ओ बी को हमने ओ से होते हुए इसे फोल्ड किया है। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास जो है देखिए एक रेखा प्राप्त हुई है जो इस प्रकार से है। स्केल की सहायता से अगर मैं इसे बनाऊं तो ज़्यादा सीधा आएगा, मैं इसे मैनुअली बना रहा हूं। इस प्रकार हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो ए ओ बी को दो बराबर बराबर कोनों में बांट रही है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम लेकर के इसका नाम सी रख दें तो यहाँ पे हमारे पास दो कोण बन रहा है। एक कोण बन रहा है ए ओ सी और दूसरी तरफ जो हमारा कोण बन रहा है वो है बी ओ सी या फिर सी ओ बी। और ये दोनों 180 डिग्री के कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। और एक सरल कोण जो है 180 डिग्री का होता है और इसमें दो समकोण यानी कि 90 डिग्री के दो कोण होते हैं। तो आगे हम समकोण यानी कि राइट एंगल की परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हों यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हों उसे हम समकोण या राइट एंगल कहते हैं। एक सरल कोण में यानी कि स्ट्रेट एंगल में दो समकोण यानी कि दो राइट एंगल होते हैं। सरल कोण जो है वो 180 डिग्री का होता है और समकोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो दो बार जब समकोण होगा 2 गुने 90 डिग्री तो वो एक सरल कोण के बराबर होगा। और आगे क्वेश्चन है कि यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है, पूर्ण घुमाव जो होगा वो 360 डिग्री का होगा, तो एक सरल कोण जो है चूँकि आधा घूर्णन होता है तो वो आधे से बनता है। तो एक समकोण पूर्ण घुमाव का कितना होगा? एक सरल कोण जो कि 180 डिग्री का होता है वो एक पूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री का आधा होता है। इसी प्रकार एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण एक पूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा होता है। और आगे यहाँ पे लंब रेखाओं के बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिए कि एक समकोण एल की आकृति के समान होता है। यह भी आवश्यक नहीं कि वह सभी कोण जो एल के समान आकृति के हैं समकोण हों। एक कोण समकोण तब होता है जब वह एक सरल कोण का पूर्णतः आधा होता है। दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं तब वह लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। तो लंब रेखाओं को याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रखें कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती हैं लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है एक्स वाई जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही हैं। तो दोनों ही एक दूसरे की लंब रेखाएं हैं और यहाँ पे 4 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलिए आगे है, आइए पता लगाएं, फिगर इट आउट। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? मान लिया जाए कि ये आपके कक्षा की एक खिड़की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक समकोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक समकोण बन रहा है, यहाँ पे एक समकोण बन रहा है और यहाँ पे भी एक समकोण बन रहा है। तो कुल मिला के 4 समकोण यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर होगा कि 4 समकोण बन रहे हैं। फिर क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी कक्षा में और समकोण देख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ, जैसे दरवाज़ों पर, टेबल की ऊपरी सतह पर तथा डस्टर इत्यादि, ये सब पे जो है 90 डिग्री के कोण यानी कि समकोण बन रहे होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें
कि एक सरल कोण प्राप्त हो, इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। पहला ग्रिड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बी एक रेखा दी गई है। यहाँ पे हमें ए बिंदु पर एक सरल कोण बनाना है। तो हम मान लिया जाए ए को जो है इस तरफ बढ़ा दें, बाईं ओर इस तरह से मिला दें, और इस बिंदु का नाम अगर हम सी रख लें तो यहाँ पे देखिए सी ए बी यहाँ पे एक सरल रेखा का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पहली ग्रिड में ए को सी से जोड़ा गया है तथा इस प्रकार एक सरल कोण सी ए बी बनता है। अब आते हैं दूसरी ग्रिड में। यहाँ पे हमें ए बी एक रेखा दी गई है। यहाँ पे अगर हम ए को थोड़ा और बाईं ओर इस तरफ बढ़ा दें ऊपर की ओर, और यहाँ पे बी से होते हुए एक बिंदु को और आगे बढ़ा दें, ठीक है। यहाँ पे हम इसका नाम सी और यहाँ पे इसका नाम अगर हम डी रख दें तो हमें दो सरल कोण बनते हुए दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पे ए बिंदु पर इस तरह से, और फिर यहाँ पे एक बी बिंदु पर भी। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि दूसरी ग्रिड में ए को सी और डी से जोड़ा गया है। इस प्रकार दो सरल कोण, एक हो जाएगा सी ए बी और दूसरा ए बी डी बनते हैं, जिसे आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पहले ग्रिड में ए को सी से जोड़ा गया है तथा इस प्रकार एक सरल कोण सी ए बी बनता है, और दूसरे ग्रिड में ए को सी और डी से जोड़ा गया है। इस प्रकार दो सरल कोण सी ए बी और फिर आपका जो है ए बी डी बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो, इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो दो ग्रिड यहाँ पे हमें दिए गए हैं। आगे एक संकेत भी है कि रेखा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जैसे इस रेखा में इस तरह से अगर आगे इसको बढ़ाया जाए, ए पर समकोण प्राप्त करने के लिए हमें इसे गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी जो सरल कोण सी ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो। पहले ग्रिड में हमें क्या करना है, बिंदु ए को इस प्रकार जोड़ना है कि एक समकोण प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं, ए से यहाँ पे ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सी बना लेंगे और यहाँ पे हम इस बिंदु का नाम अगर हम सी रख दें और इस बिंदु का नाम अगर हम डी रख दें, तो यहाँ पे देखिए सी ए बी पर ए बी जो है एक समकोण का निर्माण कर रहा है। तो एक तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरे ग्रिड में आप देखें, इसे हम इस तरह से और आगे बढ़ाएंगे। ए को जो है सी की तरफ यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए। इस बिंदु का नाम आप सी रख सकते हैं और बी से आगे की ओर इस बिंदु को आप डी रख दीजिए नाम। उसके बाद यहाँ पे ए से गुजरते हुए हम एक समकोण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बी से गुजरते हुए भी हम एक समकोण का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, मान लिया जाए इस बिंदु का नाम हम जी रख देते हैं। ए बी सी डी हो चुका है। इसका नाम हम ई रख लेते हैं, इसका नाम एफ, इसका नाम जी और इसका नाम एच रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली ग्रिड में ए को सी तथा डी से जोड़ने पर हमें दो समकोण प्राप्त होते हैं। एक समकोण हो जाएगा हमारा सी ए बी और दूसरा हो जाएगा हमारा डी ए बी। और दूसरे ग्रिड में अगर आप देखें तो ए को हम पहले सी से और डी से जोड़ते हैं
और इस प्रकार जो है हमें दो सरल कोण मिल जाते हैं। एक हो जाएगा हमारा CAB, इस तरह से सीधा रेखा बन रहा है, और एक हो जाएगा हमारा ABD। ठीक है, अब इन सरल कोणों को जब हम समद्विभाजित करते हैं तो हमें जो है A बिंदु पर 4 समकोण, एक इधर, एक इधर, एक इधर और फिर एक इधर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार B बिंदु पर भी हमें 4 समकोण, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से 4 समकोण प्राप्त होते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं पहला समकोण का नाम हो जाएगा EAC, दूसरा हो जाएगा हमारा EAB, तीसरा हमारा जो है वो हो जाएगा GAC और चौथा हमारा जो है वो हो जाएगा GAB। तो इस बिंदु पर अगर हम देखें तो एक समकोण हमारा हो जाएगा ABF, दूसरा हो जाएगा FBD, तीसरा हो जाएगा HBA और चौथा हो जाएगा HBD। तो इस प्रकार हमें 8 समकोण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही ग्रिड का डिटेल्स हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया है, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जो अभी हमने आपको वर्बली बताया वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कागज़ को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। तो सबसे पहले मान लिया जाए एक कागज़ इस तरह से हम ले लेते हैं और यहाँ पे चारों कोनों का नाम जो है हमने ABCD रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले इसको तिरछा करेंगे इस प्रकार और एक निशान बनाएंगे इस पर। इस तरह से बनाया हमने, मान लिया, इसे फोल्ड करके, और ये जो निशान बना है इसका नाम हम रख लेते हैं, ये मान लिया जाए एक निशान हमारा बन गया। इस बिंदु का नाम हम P और इस बिंदु का नाम हम Q रख लेते हैं। PQ एक तिरछा लाइन हमने बना दिया। अब हमें क्या कहा जा रहा है, एक अन्य निशान बनाना है जो इस तिरछे निशान पे क्या हो, लंब हो। इसके लिए अब हम इस कागज़ को इस प्रकार मोड़ेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बिंदु P है वो हमारा बिंदु Q पे आ जाए। इस तरह से एकदम मिला करके करना है आपको। बिंदु Q को बिंदु P से मिलाते हुए इस प्रकार इसे मोड़ना है। ये देखिए यहाँ पे Q बिंदु था और यहाँ पे P बिंदु है, दोनों को एक दूसरे पे रख के हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से इसे फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक अन्य, यहाँ पे देखिए हमें रेखा प्राप्त हो गई है। इस रेखा का नाम हम R और S रख लेते हैं। ठीक है, RS रख लेते हैं, यहाँ पे ये आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आपके पास कितने समकोण हैं, तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतया समकोण क्यों हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे कोण बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 समकोण हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसे आप फिर से देखें, ये पहली स्थिति थी, पहला मोड़ जो हमने लिया PQ बना, मोड़ने पर PQ एक तिरछा मोड़ का निशान हुआ, और फिर जब हमने P बिंदु को Q पर रखा, PQ पर लंब एक अन्य मोड़ RS का निशान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार PQ पर जो है लंब एक अन्य मोड़ RS का यहाँ पे आप निर्माण देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था कि कितने समकोण आपको प्राप्त होते हैं, तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं, हम 4 समकोण ROP, POS, QOS तथा QOR प्राप्त करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे B नंबर में, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। तो इसके जवाब में हम ये लिख सकते हैं कि हम कागज़ को इस प्रकार मोड़ते हैं कि तिरछे मोड़ के निशान का बिंदु P बिंदु Q पर पड़े। और आगे है कोणों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाइंग ऑफ एंगल्स। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि कोणों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। सभी समकोण दूसरे समूह में हैं, अन्य दोनों समूह में क्या समान विशेषता है। दूसरे समूह में जो है ये सारे के सारे समकोण हैं यानी 90 डिग्री के कोण हैं। अब आपको बताना है कि पहले समूह और
तीसरे समूह में क्या समान विशेषता है? तो यहाँ पे आप पाएंगे कि पहले समूह में जितने भी कोण हैं वो 90 डिग्री से कम है, यानी कि समकोण से कम हैं। इस तरह के कोणों को हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। और सिंपल में अगर कहूँ तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है उसको हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। तीसरे समूह में सभी कोण की जो माप है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण से अधिक है, किंतु सरल कोण यानी कि 180 डिग्री से कम है। इस तरह के कोणों को अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम न्यून कोण और अधिक कोण को सरल रूप में परिभाषित कर लेते हैं। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, जिस कोण की माप 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 90 डिग्री के बीच पर 90 डिग्री से कम हो, जैसे 10 डिग्री हो सकता है, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारे के सारे जो है न्यून कोण के उदाहरण हैं। और अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो, जैसे कि 95 डिग्री हो सकता है, 120, 135, 150, 175 डिग्री, ये सारे के सारे जो हैं अधिक कोण के उदाहरण हैं। ये समकोण से अधिक लेकिन सरल कोण यानी कि 180 डिग्री से छोटे होते हैं। और आगे है लेट्स फिगर आउट, आइए पता लगाएं। इसमें पहला सवाल है, पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोणों को पहचानिए। तो बच्चों आप पिछले आकृतियों को जाकर देख सकते हैं और उसमें जिस कोण की मेज़र आपको 90 डिग्री से कम लगती है, जैसे कि कोई कोण इस प्रकार का अगर है ना, तो ये जो है आपका न्यून कोण होगा। कोई एंगल अगर इस प्रकार का होगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका समकोण। और कोई कोण अगर इस प्रकार का है यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो गया है इसकी मेज़र, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। और कोई कोण अगर इस प्रकार का है बिल्कुल, ठीक है ना, तो ये आपका सरल कोण हो जाता है, सरल कोण। ठीक है, चलिए, तो इसमें जिस कोण की मेज़रमेंट, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होगी उसे न्यून कोण, जिस डिग्री की माप पूरे 90 डिग्री की हो उसे हम समकोण, और जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण, और जिस कोण की माप पूरे 180 डिग्री की हो उसे हम सरल कोण कहते हैं। आगे है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बनाइए। तो यहाँ पे हमने कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण बनाए हैं। मान लिया जाए ये इस तरह से, देखिए आप, ये पहला जो फिगर है ये न्यून कोण को दिखाता है क्योंकि इसकी मेज़र जो है 90 डिग्री अगर होता तो इतना होता, ठीक है, तो इससे कम है तो ये न्यून कोण है। और यहाँ पे देखिए ये अधिक कोण को दर्शा रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता तो वो स्ट्रेट ऐसा जाता, तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री से आगे बढ़ चुका है, तो ये अधिक कोण है। इसी तरह से ये भी एक अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री अगर इस पे बनता तो इस तरह से होता, ठीक है, तो ये 90 डिग्री से आगे बढ़ चुका है, तो ये अधिक कोण है। और यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ पे जो 90 डिग्री कोण बनेगा ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री से कम ही है ना, तो ये न्यून कोण है। इस प्रकार हम कुछ एट्रेंडम यहाँ पे बनाने के लिए कहा गया है कि कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण को अलग अलग दिशाओं में बनाएं। देखिए यहाँ पे ये इसका शीर्ष इधर है तो इसमें इसका शीर्ष इधर है न्यून कोण का। इस तरह से आप दोनों तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा? न्यून कोण के लिए न्यून और अधिक कोण के लिए अधिक शब्द का जो है चयन क्यों किया गया होगा? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, न्यून कोण का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि एक न्यून कोण का कोना
नुकीला और पतला प्रतीत होता है। और अधिक कोण का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि एक अधिक कोण का कोना फैला हुआ और कुछ खुला सा प्रतीत होता है। प्रश्न संख्या 4 है, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। यहाँ पे आकृति 1 में अगर आप देखें तो 1, 2, 3 न्यून कोण हैं। दूसरे फिगर में आप देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 न्यून कोण हैं। इसी तरह से तीसरे फिगर में आप अगर ध्यान से काउंट करें तो इसमें 21 न्यून कोण आएंगे। और आगे है कि अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे। क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, पहला में जो है 3 था, फिर 12 है, फिर 21 है। अगली आकृति जो है इस प्रकार की बनेगी। देखिए, पहला है, फिर दूसरा में एक और त्रिभुज बढ़ गया, तीसरा में एक, इसके अंदर एक और बढ़ गया, अगला में क्या होगा, इसके अंदर एक और त्रिभुज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो अगली आकृति होगी वो इस तरह से होगी। इसके अंदर एक और छोटू सा त्रिभुज जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। इस आकृति में न्यून कोणों की संख्या जो है वो 30 हो जाएगी। इस प्रकार हमें यह पैटर्न प्राप्त होता है। पहला में 3 था, दूसरा में 12, तीसरा में 21, चौथा में 30। तो जो पैटर्न है वो इस तरह से, पहला में 3 में 1 से गुना हुआ है, फिर 3 में 4 से यानी 3 बढ़ गया 1 में, और फिर 3 में 7 से यानी कि 4 में और 3 बढ़ गया, फिर 3 में 10 से यानी कि 7 में 3 और बढ़ गया, और फिर 3 में 13 से यानी कि 10 में 3 और बढ़ गया। तो यह एक पैटर्न प्राप्त होता है। और इस तरह से आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो लेसन हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।